भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। अपना देश आजाद हो गया। आजादी के भी कितने साल के बाद में 1974 में लाया गया। शहीद उधम सिंह की याद आई लोगों को, वो भी राजनीतिक कारणों से। पंजाब में मुख्यमंत्री थे ज्ञानी जेल सिंह। चुनाव में फायदा मिलना चाहिए इसलिए प्रयास हुआ और पैंटन विले से इनका कब्र में से निकाल करके काले बॉक्स में से रखा हुआ शव भर दिया। भारतीय संस्कृति के अंदर महिलाओं के ऊपर हाथ उठाना नहीं सिखाते, उनके लिए अपने जान की बाजी लगा देना सिखाते हैं। हम अंग्रेज नहीं है जो नियत थे बच्चों और महिलाओं के ऊपर गोलीबारी करके उनको मार दें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला ये गाथा है बलिदानों की में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग जानते हैं अपने इस देश को आजाद कराने के लिए न मालूम कितने लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए। कुछ लोग उसमें सफल रहे, कुछ लोग उसमें असफल रहे। आज मैं आपके सामने एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जिसके बारे में आपने सुना जरूर होगा, पर उसने कैसे किया, किस प्रकार से किया, उसकी जिंदगी में किस प्रकार के उतार चढ़ाव आए और अंततोगत्वा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे सफल रहा। वीर शहीद उधम सिंह। सुयोग से अगर आप लोग फिल्म देखते हैं तो जरूर देखिए। विकी कौशल की फिल्म आई है अभी शहीद उधम सिंह पर, देखने लायक है। बहुत रिसर्च करके उस फिल्म को बनाया गया है, जरूर देखिएगा। ये जो शहीद उधम सिंह है, इनके बारे में मोटी मोटी फुरी फुरी जानकारी हम सब लोग जानते हैं कि ये जो जलियांवाला बाग कांड हुआ और उसका जो खलनायक जनरल डायर हुआ, उसको इन्होंने इंग्लैंड जाकर के गोली मारी। आप देखिए 1919 की घटना है ये, और उसने जनरल डायर को कब मारा? 1940। 21 वर्ष कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण में अपनी की हुई प्रतिज्ञा को 21 वर्ष तक जिंदा रखता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो अपने जीवन को जीता है। कैसे करता है वो ये सब? उसकी भी बड़ी विशेष कहानी है। मैं शुरू करता हूं एकदम शहीद उधम सिंह के जन्म से। शहीद उधम सिंह का जो जन्म है वो संगरूर जिला पंजाब, उसके सुनाम गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम था चूहड़ राम।
और उनकी मां का नाम था नारायणी देवी। उत्तर प्रदेश से ये लोग आए थे, इनके दादाजी आए थे। ये लोग बढ़ईगिरी करते थे, अन्य कुछ काम करते थे। ये संगरूर जिला है, उस जिले के अंदर उत्तर प्रदेश के उस इलाके के बहुत सारे लोग आकर के बस गए। तो अभी भी वहां जाकर के देखेंगे तो इनके बाद के लोग उस स्थान पर आपको मिल जाएंगे। ये जो दोनों माता पिता है बहुत ही सज्जन, कहीं बढ़ईगिरी की नौकरी कर ली, कहीं इनको पिताजी को रेलवे में गार्ड की नौकरी मिल गई, वो भी नौकरी छूट गई। इनके पिताजी की पहली संतान एक बहुत निहायत शरीफ लड़का, नाम रखा साधु सिंह। ये उधम सिंह का बड़ा भाई। उधम सिंह का जन्म हुआ 26 दिसंबर 1899। नाम क्या रखा? शेर सिंह। और नाम के अनुरूप इसके काम। कहते हैं ये छुटपन में ही घर के अंदर कोई उधर उधर गांव से घूमता घूमता शेर आ गया तो इसने हंसी से उसको भगा दिया, अपने नाम को सार्थक किया। दोनों भाई अपने माता पिता के स्नेह की छांव में पलने लगे, बड़े होने लगे। जैसा कि मैं पहले से भी हमेशा ही कहता रहा हूं कि जो भी महापुरुष होता है उसको अपने माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ता है। 3 साल की उम्र में मां का देहांत। पिता ने पाल पोस करके इसको बड़ा किया। पिताजी की तबीयत खराब हो गई, इनके कोई रिश्तेदार को मालूम पड़ा, वो लेकर के गए अमृतसर में, उनका इलाज करवाया। किंतु 7 साल की जब इनकी उम्र हुई पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब 2 भाई क्या करें? तो इन दोनों भाइयों को इनके रिश्तेदारों ने अमृतसर में ला करके गुरुद्वारा का जो केंद्रीय अनाथालय था, पुतली घर, उसमें इन लोगों को 24 अक्टूबर 1907 को भर्ती करा दिया। अनाथालय में रह करके दोनों बालक बड़े होने लगे। अनाथालय के जो प्रमुख थे सोहन सिंह जी, उन्होंने बड़ी देखरेख की। उनकी और उनकी पत्नी सावित्री, उन दोनों ने मिलकर के बहुत देखरेख की, माता पिता का स्नेह दिया। और इस बालक का सुयोग देखिए, एक शिक्षक पंडित जयचंद्र शर्मा, उसका वरद हस्त इस बालक को मिल गया। बालक दोनों बड़े होने लगे, किंतु ये जो बड़े वाला था साधु सिंह, इसको निमोनिया हो गया। 1913 में उसका भी स्वर्गवास हो गया। अब निपट अकेला शेर सिंह। इनके जो माता पिता थे, इन्होंने सिख धर्म से दीक्षा ले ली थी। इसके कारण से इनके जो पिताजी थे, उनका गुरुद्वारे में आना जाना था, तो उसी गुरुद्वारे की अनाथालय में ये भी पल करके बड़े हुए। ये बहुत उद्यम करता था, इसलिए इसका नाम रख दिया उधम सिंह। इनके पिताजी चौहड़ राम, उनका सिख मत में अनुयायी बनने के कारण उनका नामकरण भी बदला टहल सिंह, क्योंकि वो लोगों की टहल बहुत करते, सेवा टहल बहुत करते थे। इनकी मां नारायणी कौर और भाई जो साधु सिंह था वो भी मोटा सिंह हो गया था। इनकी कथा परिवार की पूर्ण हुई। अब ये जयचंद्र जी की देखरेख में बड़ा होने लगा। थोड़ी बहुत शिक्षा विद्यालय की पढ़ने लगा। इसके जीवन पर क्रांतिकारी लोगों के जीवन के बारे में भी जानकारी देने का काम पंडित जयचंद्र शर्मा ने किया। 1857 की क्रांति से लगा करके और अभी तक अपने इस भारत माता को गुलामी की बीड़ियों से मुक्त कराने के लिए किन किन शहीदों ने अपने जीवन का अर्पण किया, उसके बारे में भी इनको जानकारी दी गई। इसका मन भी देश को आजादी दिलाने के लिए छटपटाने लगा। अंग्रेज विरोधी मन
बन गया। और एक घटना ने इसके पूरे जीवन को बदल दिया। और वो घटना क्या थी? वो घटना थी जलियांवाला बाग कांड। आपने सुना होगा। अंग्रेजों ने उस कालखंड के अंदर रोलेट एक्ट लागू कर दिया। यह एक्ट ऐसा था जिसका पूरे भारतवर्ष में भयंकर विरोध किया गया, अलग अलग तरीकों से विरोध किया गया। इस एक्ट के तहत अंग्रेज किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे, बिना मुकदमा चलाए सजा दे सकते थे, जेलों में डाल सकते थे, आजीवन कारावास, फांसी, यह भी सजा दे सकते थे। माने एक प्रकार से तानाशाही कानून था। इस कानून का भयंकर विरोध होने लगा। पंजाब में अन्य और अनेक प्रकार की चीजें थी, किंतु बहुत सारे लोग आगे बढ़े। उनमें से कुछ अमृतसर के अंदर गतिविधियां इस तरीके की, शांतिपूर्ण आंदोलन चला, एक मार्च निकला, उस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, फायरिंग कर दी, 20 लोग मारे गए। नियत है शांतिपूर्ण मार्च। इस बालक के मन के ऊपर इन सब बातों का प्रभाव हो रहा है। ये जो बालक है, ये अमृतसर के अंदर एक सभा हो रही थी। उस सभा के अंदर ये भाग लेने के लिए गया। जलियांवाला एक बाग है, छोटी सी संकरी गलियों में से होकर के बड़ा अंदर बाग है। उस बाग में सवेरे से लोग आना शुरू हो गए और देखते ही देखते 25,000 से ज्यादा लोग वहां एकत्रित हो गए। भारत की स्थिति देखिए। भारत में उस समय अंग्रेजों के सचिव के रूप में लॉर्ड जेटलैंड, पंजाब के गवर्नर के रूप में माइकल ओ डायर, ये गवर्नर, इन्होंने उस सभा के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दी। सभा नहीं हो सकती। उन्होंने एक ब्रिगेडियर जनरल जिसका नाम था E.H. डायर, देखिए ये जो डायर है ये दो है, अलग अलग डायर है। E.H. डायर है जिसने वहां आकर के फायरिंग की आज्ञा दी है, और माइकल ओ डायर वो पंजाब का गवर्नर है, उसने तो केवल आदेश जारी किए। दोनों डायर अलग अलग है। E.H. डायर ने वहां आने के बाद सभा में उपस्थित सब लोगों को चारों तरफ से घेर करके अपनी टुकड़ी से, बंदूकों से, मशीन गनें तो अंदर आ नहीं सकी, फिर भी उन्होंने इधर उधर के कोनों से उनको खड़ा करके और फायर उसकी आज्ञा दी। गोलियां बरसने लगी, त्राहिमाम मच उठी, लोग भागने लगे। एक कुआं था, 120 शव केवल उस कुएं में से निकले। कुएं में से कहते हैं 1800 लोग मारे गए। 1800। सरकारी आंकड़े कितने? 379। ये उधम सिंह वहां था। इसने अपनी आंखों के सामने इतने लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को मरते हुए देखा। सन्नाटा छा गया। पुलिस फिर भी फायरिंग लेकर के खड़ी है। किसी भी क्षण कोई भी सिर उठा करके देखता है तो गोली मार देती है। उधम सिंह की आंखों में से खून उतर गया, शरीर थर थर कांपने लगा। ये इतना तो समझदार हो ही गया था। 19 साल की उम्र थी इसकी। 19 साल की उम्र में व्यक्ति समझदार हो जाता है। और उसने वो जो मिट्टी थी रक्त से सनी हुई, उसको उठाया और अपने माथे पर लगा दिया और कहा, इस घटना के लिए जिम्मेदार जो जो भी लोग हैं, उसको मालूम पड़ गया था इस घटना में जिम्मेदार है भारत का जो सचिव है लॉर्ड जेटलैंड, ये जो गवर्नर है माइकल ओ डायर, और इस जिसने फायर की आज्ञा दी है E.H. डायर, रेजिनाल्ड डायर। इन तीनों को जब तक मैं खत्म नहीं कर लेता तब तक मेरा जलियांवाला बाग कांड के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि नहीं होगी, बदला पूरा नहीं होगा। देखिए आप, एक युवक
वो अपने आप को कितना जिम्मेदार मानता है कि भारत माता के सतपुत्रों को, निहत्थे पुत्रों को, निर्दोष लोगों को इस तरीके से सरेआम गोली मार करके खत्म कर दिया, उसका बदला कौन लेगा? मैं लूंगा। किसी ने नहीं कहा उसको। वो किसी ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है, वो किसी क्रांतिकारी संस्था से नहीं जुड़ा हुआ है। उसके स्वयं का आत्म मन बल कितना प्रबल होगा, बुद्धि बल कितना प्रबल होगा, उसने इस काम के लिए बीड़ा उठाया। आप लोगों को मालूम होगा शहीद आजम भगत सिंह, उनको भी इस घटना के बारे में जब मालूम पड़ा था, वो स्कूल से छोड़ करके भाग करके आए और वहां से मिट्टी उठा करके शीशी में भर करके लेकर के घर के पूजा गृह में रख दी। उसकी बहन ने बाद में पिताजी माताजी को बताया, दादाजी को बताया। उसने उस खून से सनी हुई मिट्टी को रख करके उसने भी प्रतिज्ञा की, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं क्रांतिकारी कार्यों में लगूंगा, इस देश को गुलामी की आजादी से मुक्त कराने के लिए मैं प्रयास करूंगा। उस समय कितने साल का था भगत सिंह? 12 साल। क्या अक्ल होती है, क्या समझ होती है। जलियांवाला बाग कांड देखा और हृदय परिवर्तन हो गया 12 साल के बालक का। ये उधम सिंह वहां जब खड़ा था तो एक महिला आंसू बहा रही थी। इसने जाकर के पूछा, मां क्या बात हुई, तुम कैसे आंसू बहा रही हो? उसने कहा कि मैं लाहौर की रहने वाली हूं, मेरा पति भी इसमें शामिल है, अब उनका शव कैसे मिलेगा? चिंता मत कर, मैं खोजता हूं, तुम मेरे साथ चलना। खबरदार, पति का शव देखने के बाद चीख नहीं निकलनी चाहिए, वरना ये गोलियां अपने ऊपर भी बरस पड़ेगी। लाशें उलट पुलट करते करते काफी देर तक मशक्कत करते करते पहुंचा। एक लाश को जैसे उल्टा और महिला के मुंह से चीख निकल गई, उधर से गोली चली, कंधे को छीलती हुई निकल गई। एक हाथ से कंधे को दबाया, दूसरे हाथ से शव को कंधे पर चढ़ाया, उठा करके बाहर लेकर गया। उसके लाहौर पहुंचाने की व्यवस्था की, वो लाहौर चला। जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए रात दिन एक कर दिया। अस्पताल में उनकी सेवा करने की सारी व्यवस्थाएं इन्होंने जुटाई। अब हृदय दग्ध, आंखों में आंसू, हृदय में आग। प्रतिज्ञा का अपने जीवन के अंदर उद्भव और एक नए जीवन की शुरुआत। योग ऐसा बनता है कि ये कोई हरिद्वार गए और हरिद्वार में किसी एक साधु के पास में बैठे थे। साधु आहत देख रहा था तो वो पूछा कि बाबा जी मेरा भाग्योदय कब होगा? तो बाबा जी ने बोल दिया, बेटा 34 के साल में, जब तुम 34 के हो जाओगे तब भाग्योदय होगा। ये बात भी उसके दिमाग के अंदर काम कर रही थी कि 34 तो अभी बहुत दूर है, तब तक मुझे क्या करना है। लाहौर चले गए पंडित जयचंद्र जी शर्मा के कहने पर। वहाँ उन्होंने इंटरमीडिएट पढ़ाई की, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, इन भाषाओं की शिक्षा ली। और पढ़ाई करते करते इनके मन के अंदर सेना में भर्ती हो जाता हूं, तो इसके लिए ये सहारनपुर चले गए। वहां प्रयास किया, सफल नहीं हुए। वहां से मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो मेरठ चले गए। किसी एक व्यक्ति के यहां काम करने लग गए। उस व्यक्ति ने इनको ड्राइवरी की नौकरी दे दी, ये ड्राइवर बन गए उनके। वो बंदूक एक बार साफ कर रहे थे तो इन्होंने बंदूक चलाने के लिए भी उनको सीखा कि बंदूक चलाना मुझे सीखना पड़ेगा क्योंकि मुझे मारना है उनको। अपने लक्ष्य की ओर उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे हैं। 2-3 साल सेना में रहे, लौट करके वापस आ गए। 1924 के आसपास ये बगदाद वगैरह इस तरफ जाकर के भी आए, फिर वापस आए, फिर लाहौर में रह करके कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों में करने लगे। तो इनको मालूम पड़ा कि कैलिफोर्निया और अफ्रीका, अमेरिका, उधर गदर पार्टी वगैरह का बहुत अच्छा काम है। तो ये किसी माध्यम से एक कोई इनके यशवंत सिंह नाम के व्यक्ति मिल गए जिनका लकड़ी का काम था, उनके साथ चले गए, उनके वहां नौकरी करने लगे। वहां से निकल करके एक जहाज पर रह गए। कैलिफोर्निया में रहते हुए गदर पार्टी के साथ में इनका जुड़ाव हो गया।
इन्होंने वहां एक आजाद पार्टी भी बनाई और कुछ पर्चे वर्चे भी निकालने लगे, लोगों को दीक्षा देने लगे। वहां एक दिन अखबार के अंदर घूमते घूमते इधर उधर कराची स्टेशन पर पहुंचे ये, और एक अखबार की कटिंग इनके हाथ में पड़ी। उसमें भगत सिंह का जिक्र था। भगत सिंह ने कहा, विदेशों में रहने वाले जितने भी भारतीय लोग हैं वो भारत में आइए, यहां भारत में उन लोगों की सख्त आवश्यकता है, अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़ी महाक्रांति करनी है। ये भगत सिंह का वचन सुनकर के उसको लगा कि मुझे तुरंत ही अभी लाहौर जाना चाहिए। वो कराची में उतरने लगे, पर उनको मालूम पड़ा पुलिस को भनक लग जाएगी, नहीं तो वो कराची से कोलकाता गए, कोलकाता से वापस अमृतसर आ गए, और वहां उन्होंने एक दुकान लगा दी साइन बोर्ड बनाने की, और नाम भी बड़ा अजीबो गरीब रखा। अपना नाम उन्होंने रखा राम मोहम्मद सिंह डिसूजा। सर्वधर्म संभाव, इस भाव को रख करके सामने साइन बोर्ड भी बना दिया अपना, और बोर्ड वगैरह बनाने, रंगाई पुताई करने का काम वो चालू कर दिया। उसके अंदर कुछ काम क्रांतिकारी गतिविधियों का करने लगे, गोला बारूद लाना, पहुंचाना, बंदूकें पहुंचाना, ये करना वो करना। पुलिस की नजर इनके ऊपर पड़ गई और पुलिस ने इनको सख्त निगरानी में रखा। 1929 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके अदालत बैठी, हाथों हाथ सजा भी दे दी गई, 4 साल की कारावास। लाहौर में इनको जेल में डाल दिया गया। योग देखिए, ये जो 4 साल है उसके अंदर इनको भगत सिंह का सानिध्य उस जेल में मिल गया। आपने देखा होगा, जब भगत सिंह पर हम चर्चा करेंगे तो विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। भगत सिंह ने जेल की व्यवस्थाओं के खिलाफ भूख हड़ताल की थी, और उनकी वो जो खुद की भूख हड़ताल थी, भगत सिंह ने अन्य कैदियों को कहा 20-20 दिन की हड़ताल कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए, फिर आगे से आगे दूसरे करते रहेंगे, क्रमिक अनशन। उधम सिंह ने भी 20 दिन भूख हड़ताल की। यतीन्द्र नाथ दत्त कोलकाता का 63 दिन की अनशन से उसकी मृत्यु हो गई। उनका शव वहां लेकर के गए, दाह संस्कार किया, भीड़ उमड़ पड़ी लाखों की। भगत सिंह नहीं माने। भगत सिंह ने 116 दिन की हड़ताल की। अंग्रेज कांप गए। नेहरू जी मिलने के लिए भी आए। गांधी जी वगैरह, इन लोगों का मत अलग था, ये इन लोगों को अच्छा नहीं मानते थे। हिंसक वारदात के कारण से, उनके अहिंसा के मार्ग से इनका मार्ग अलग है और इनका मार्ग गलत है। देश को आजाद कराने के लिए किसी भी पद्धति से कोई भी आगे बढ़े, हर किसी को समर्थन करना ही चाहिए, नहीं किया। उधम सिंह ने देखा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, वो भी उसमें थे। इन तीनों को इनकी नियत तिथि से पहले फांसी दे दी गई, और फांसी देकर के और इनको गंदा वाला गांव नाला, जिसको आजकल हुसैनी वाला कहते हैं, वहां इनके टायरों से इनके शव को फांसी देकर के दफन कर दिया गया। गांव वालों को वो तो मालूम पड़ा, वो रात को भागे, पुलिस भाग छूटी, विधिवत इन तीनों का दाह संस्कार किया गया। आज देश के सौभाग्य से वहां तीनों का स्मारक भी बना हुआ है। उधम सिंह ने उस दिन, जिस दिन इन तीनों को फांसी दी गई, 23 मार्च को, पूरे जेल के अंदर बोल दिया, कोई भी कैदी अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करेगा। उधम सिंह का जो उद्यम था, वो जेल के अंदर ऐसा जबरदस्त चलने लगा कि सारे कैदी उनकी बात मानने लगे। और जब इतना भयंकर उठापटक इनकी हो गई, तो इनको लाहौर जेल से निकालने का आदेश दिया गया कि ये बहुत यहां उद्यम मचा रहा है, तो उनको मुल्तान जेल में भेज दिया गया। मुल्तान में 1933 में ये वहां से मुक्त हुए। मुक्त होने के बाद
बाहर आए वापस अमृतसर, फड़फड़ा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। भगत सिंह ने जेल में रहते समय उधम सिंह को एक बात बोली थी। उधम सिंह जब लंबी भूख हड़ताल के ऊपर आने लगा तो भगत सिंह ने उसको बुला करके कहा, मित्रवर, आपका यह काम नहीं है। हम लोगों ने जो काम कर दिया, हमें फांसी की सजा हो गई है, तुम्हें 4 साल की सजा हुई है, किंतु तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तुम्हें याद है? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है जलियांवाला बाग कांड के जो खलनायक है उन लोगों को मारना। योग देखिए कैसा विचित्र होता है। इसको अखबारों के माध्यम से मालूम पड़ा, ये जो जिसके फायर की आज्ञा से जलियांवाला बाग कांड हुआ है वो मुख्य खलनायक था E.H. डायर। 1921 में उसको इंग्लैंड वापस चला गया वो, और लकवा मार गया। वो अपने अपराध बोध से, आत्मग्लानि से सड़ता रहा और 1927 में उसकी मृत्यु हो गई। जब इसने ये अखबार के अंदर ये पढ़ा कि 1927 में उसकी मृत्यु हो गई है, वो तो है ही नहीं, अब मेरे लक्ष्य का क्या होगा? तो उसने सोचा मेरा लक्ष्य तो 2 लोग और है ना, माइकल ओ डायर और जेट लिंग, उन दोनों को मारना है ना। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? तो इंग्लैंड जाना पड़ेगा। कैसे जाऊंगा मैं इंग्लैंड? ये सोता था। एक दिन रात को इसको सपने में भारत माता आई और कानों में फुसफुसा करके कहने लगी, शेर सिंह, शेर सिंह। ये हड़बड़ा के उठा। इसने देखा क्या हुआ, मुझे शेर सिंह के नाम से कौन बुला रहा है? भारत माता कह रही है, तुम तो शेर हो, मेरी संतान हो, अपने लक्ष्य को कैसे भूल गए? जल्दी इंग्लैंड जाओ और उनको मारो। ये चुपचाप दूसरे दिन अपनी दुकान पर बैठा था। एक सज्जन आए और आकर के उन्होंने बोला, तुम्हें पासपोर्ट बनवाना है क्या? ये आंखें फटफटाने लगे। पासपोर्ट? बाहर कहीं जाने के लिए? हाँ, हमारी दुकान है, वहां आओ। इसको लगा कि रात को जो भारत माता ने सपने में आकर के फुसफुसा करके कहा है वो सच है, सपना पूरा करने का वक्त आ गया। वो गए वहां, वो जाली पासपोर्ट बनाते थे, जाली पासपोर्ट। ये वहां मनाने लगे कि तो उसी ने सुझाव दिया, इंग्लैंड सीधा जाना सरल नहीं है और तुम्हारे ऊपर तो पुलिस की नजर है, तुम यहां से जर्मनी जाओ और वहां से फिर किसी बहाने से इंग्लैंड चले जाना। एक सज्जन दूसरे दिन आए, ये अपनी दुकान बेच करके उसके पैसे की बंदोबस्त कर रहे थे। उस सज्जन ने कहा कि चिंता मत करो, किससे बनवा रहे हो पासपोर्ट? उन्होंने उसका नाम बताया कि तुम्हारा काम हो जाएगा। वो वहां गए, पासपोर्ट बन करके तैयार, उसका काम हो गया। 34 वर्ष का हो गया था वो। याद आया उसे 34 में भाग्योदय, इंग्लैंड चलना है। 1934 में इंग्लैंड की ओर प्रस्थान। ये विविध मार्गों से जाने लगे। जर्मनी पहुंच गए, वहां से रूस, वहां से बेल्जियम, वहां से अलग अलग जगहों पर जाते जाते घूमते घामते अंततोगत्वा ये इंग्लैंड पहुंच गए। इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एडमिशन भी ले लिया। छात्र के रूप में कॉलेज जाने लगे, वहां कमरा किराए कर लिया। ज्यादा हिंदुस्तानियों से, क्रांतिकारियों से, इधर उधर के लोगों से कोई संपर्क संबंध नहीं रखना, पर अपना लक्ष्य केंद्रित। लॉर्ड जेटलैंड कहां रहता है, माइकल ओ डायर कहां रहता है। आप देखिए अंग्रेजों की व्यवस्था। ये जब लोग भारत से होकर के वापस इंग्लैंड चले गए तो अंग्रेजों ने अखबारों में इश्तहार निकाल करके इनकी सहायता करने के लिए लोगों को अपील की। 27,000 पाउंड एक महीने भर में इकट्ठे हो गए और इनको दे दिए गए। ये बराबर निगरानी रखा हुआ था। इसने एक कोई सैनिक मिल गया, उससे एक 6 राउंड की पिस्तौल ली, कारतूस लिए और बराबर नजर रखने लगा। बीच में कई मौके भी आए, ये कमरा बदलता रहा, इधर से दूसरे कमरे पर, दूसरे से तीसरे कमरे पर, कुछ समय गुरुद्वारा में भी रहा। गुरुद्वारे के जो प्रबंधक थे, सचिव, एक दिन उनसे भिड़ंत हो गई। उनका नाम शिव सिंह।
उन्होंने इसको कहा, क्या कर रहे हो तुम, किस काम से आए हो, कब काम करोगे वो पूरा। इसको लगा यार ये क्या आदमी है, कैसे बोल रहा है, इसको कैसे मालूम। इसको लगा काम शीघ्रता से निपटाना चाहिए और योग बन गया। और योग बन गया। योग ऐसा बना कि कैक्सटन हॉल, उसमें अफगानिस्तान के ऊपर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। उस विचार गोष्ठी में ये माइकल ओ डायर और लॉर्ड जेटलैंड और अन्य लोग भी आमंत्रित थे। उसका टिकट था। इसको मालूम पड़ा, इसने उसका टिकट 13 मार्च 1940 को वो कार्यक्रम था, दिन में था, 3 बजे ये गया। 1 पाउंड उसका टिकट था, इसने ले लिया। अब तैयारी शुरू कर दी। वकीलों का सा चौगा वगैरह उसने सिलवाया, तैयार किया। एक बड़ी बुक ली, उस बुक को बीच में से काट करके उसके अंदर रिवॉल्वर डाला, जेब में कारतूस भर दिया, एक चाकू ले लिया, कुछ कारतूस का पैकेट भी साथ में ले लिया और ठीक 3 बजे ये वहां पहुंच गया। ये जब वहां पहुंचा तो वहां पर सभा शुरू हो चुकी थी। टिकट तो 150 से ज्यादा बिके थे, पर 130 कुर्सियां ही लगाई थी। ये पीछे खड़ा हो गया, देखने लगा। ये माइकल ओ डायर उठ करके खड़ा हुआ, इसको आमंत्रित किया गया, इसका भाषण हुआ और भाषण दे करके ये जैसे ही नीचे उतरने लगा अपनी सीट पर बैठने के लिए, ये एकदम आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके इसने अपने किताब में से खोला, पिस्तौल निकाली और माइकल ओ डायर के ऊपर फायर कर दिया। 4 गोलियां इसके ऊपर दागी, 2 गोलियां लॉर्ड जेटलैंड पर दागी। बाकी के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, इधर उधर अफरा तफरी मच गई। इसको वहां पकड़ लिया गया, जेल, ब्रिक्सटन जेल, उसमें डाल दिया गया। माइकल ओ डायर पेट में गोलियां लगी, वहीं ढेर हो गया। इसके मन में संतोष हुआ। बाद में इसको मालूम पड़ा वो जेटलैंड जो था उसको 2 गोली लगी थी, ऑपरेशन करके गोलियां निकाल दी गई, वो बच गया, वो मरा नहीं, वो बच गया। ओह, मेरी तैयारी पूरी नहीं थी, मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया, किंतु कोई बात नहीं, मैंने एक खलनायक को तो मारा। ब्रिक्सटन जेल में अंग्रेजों की अदालत कैसी, किस प्रकार की अदालत, कार्रवाइयां चालू हुई 15 जुलाई से, इसके ऊपर मुकदमा चला। एक महिला मिलने के लिए आई, उसका नाम था बर्था हेरिंग। उस महिला ने कहा, इसको मालूम पड़ा, उसने सोचा शायद माइकल ओ डायर की पत्नी आई होगी, ये मिलने के लिए पहुंचा तो वो महिला थी। इस महिला ने कहा कि आप मुझे पहचानते हो? उसने कहा हाँ, आप मेरे बीच में आ गई थी, मैं आगे जब जा रहा था तब आपने मुझे एक तरफ किया। तो उसने कहा कि तुम्हारे हाथ में पिस्तौल थी, तुमने मेरे ऊपर पिस्तौल क्यों नहीं चलाई? सुनिए आप जवाब उधम सिंह का। वो क्या कहता है, हम हिंदू लोग हैं, भारतीय संस्कृति के अंदर महिलाओं के ऊपर हाथ उठाना नहीं सिखाते, उनकी रक्षा करना सिखाते हैं, उनके लिए अपने जान की बाजी लगा देना सिखाते हैं। हम अंग्रेज नहीं है जो नियत थे बच्चों और महिलाओं के ऊपर गोलीबारी करके उनको मार दें। मैंने उसी जलियांवाला बाग कांड जिस पर निहते बच्चों और महिलाओं को भी मार दिया गया, उसका बदला लिया, केवल विरोध जताया है। यह तरीका गलत है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। महिला दंग रह गई, उसकी आंखों में से आंसू आ गए। केस चला, इनको फांसी की सजा हुई। इसका जो बयान है वो कैसा खतरनाक बयान है, वो मैं बयान आपके सामने बोलता हूं। आप देखेंगे कि किस प्रकार का बयान इस व्यक्ति ने दिया। इसके ऊपर जब मुकदमा चला तो तुम्हें कुछ कहना है क्या? कोर्ट ने तो हत्या का दोषी तुम्हें ठहरा दिया गया है, तुम्हें कुछ कहना है क्या? तो ये क्या बोलता है, पेपर पढ़ने के लिए उन्होंने अपना चश्मा लगाया और बयान देना शुरू किया। जज की तरफ घूमते हुए वो बोले, मैं कहता हूं ब्रिटिश उपनिवेशवाद का पतन हो,
आप कहते हैं हिंदुस्तान में शांति नहीं है, हमारे यहां सिर्फ गुलामी है। आप जिसे सभ्यता कहते हैं, हम उसे मानव जाति के लिए कूड़ा करकट और बेकार हो सकता है, वो सब दिया है। आपको ये समझने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना इतिहास पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे। अगर आप लोगों में जरा सी भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। आप लोग जो खुद को तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं, ने जिस बर्बरता और रक्त पिपासुओं की तरह हमारे लोगों से व्यवहार किया है, उससे एक बात तो तय है, आप लोगों का खून गंदा है, बहुत गंदा है। वो जज जो था वो उनकी ये बात सुन नहीं सका, जज एटकिंसन, वो उनकी बात सुन नहीं सका। तो इसने तो, उधम सिंह ने तो चीखते हुए बोला, मुझे सजाए मौत की परवाह नहीं है, मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती, मैं मरूंगा या क्या करूंगा मेरी बला से। हम ब्रिटिश साम्राज्य की वजह से हर दिन सताए जा रहे हैं, मैं मरने से नहीं डरता, मैं मरना तो गर्व समझता हूं, मैं मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं मेरी मौत के बाद मेरे देश में गंदे कुत्तों को भगाने के लिए मेरे और साथी आगे आएंगे। मैं अंग्रेजों के कोर्ट में उनके न्यायाधीशों के सामने खड़ा हूं। तुम लोग भारत जाते हो, वापिस आते हो, तुम्हें पुरस्कृत किया जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स की जगह दी जाती है, लेकिन हम जब इंग्लैंड आते हैं तो हमें मौत मिलती है। जहां तक मेरी बात है, मैं इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन तुम गंदे कुत्तों जब हिंदुस्तान आते हो अपने आप को बौद्धिक शासक कहते हो, जबकि हकीकत में तुमसे अधिक नीच मैंने कहीं नहीं देखा। अपनी मशीन गन को भारत की गलियों में भारतीय छात्रों को मार डालने के लिए छोड़ देते हो। जब भारत में गरीब महिलाओं और बच्चों को तुम्हारी बंदूकें गोलियों से उड़ाती है, तब तुम्हारे लोकतंत्र और ईसाइयत का झंडा हवा में लहराता रहता है। मुझे इंग्लैंड के लोगों से दिक्कत नहीं है, इंग्लैंड में मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरी सहानुभूति इंग्लैंड के मजदूरों से भी है, किंतु मैं ब्रिटिश सरकार से नफरत करता हूं। जितना आपके घटिया जानवरों जैसा शासन हमारे हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर आपने कर रखा है, हमें गुलाम बना रखा है, हम हर दिन मारे जाते हैं, बर्बाद किए जाते हैं। हिंदुस्तान में हर रोज क्या हो रहा है प्रेस में नहीं छपता, इसलिए लोग पढ़ नहीं पाते। सैकड़ों हजारों भारतीय मारे जा रहे हैं। वो गुस्से से पागल हो गया और कहने लगा, बंद करो तुम्हारे ये राजनीतिक भाषण और सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूं। इसने बोला, इंकलाब इंकलाब इंकलाब, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश। देखिए आप, कितनी जबरदस्त बात है। 13 मार्च के बाद में इनको पेंटन विले, जो कैदियों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, वहां इनको ले जा करके रख दिया गया। भगत उधम सिंह ने वहां पर भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, 42 दिन तक अनशन किया। किताबें चाहिए मुझे, इनकी हर चिट्ठी पर नजर रखी जाती थी, गुरुद्वारे में भी चिट्ठियां लिखी। अंततोगत्वा इनको ये बहुत खुश थे, मेरा पुनर्जन्म होगा, मुझे मरने से कोई डर नहीं, और इनको फांसी पर लटका दिया गया। 2 बार इन्होंने ओम शांति ये बोला। अब देखिए, अपना देश आजाद हो गया। आजादी के भी कितने साल के बाद में शहीद उधम सिंह की याद आई लोगों को, वो भी राजनीतिक कारणों से। पंजाब में मुख्यमंत्री थे ज्ञानी जेल सिंह, चुनाव में फायदा मिलना चाहिए इसलिए प्रयास हुआ और पेंटन विले से इनका कब्र में से निकाल करके काले बॉक्स में से रखा हुआ शव भारत लेकर के आया गया। विधिवत दाह संस्कार इनके गांव सुनाम में किया गया। 1974 में लाया गया है, 1974 में 40 में स्वर्गवास हुआ इनका। 8 कलश बनाए गए, एक इनके गांव सुनाम में रखा गया, 5 पंजाब की नदियों में बहा गया, एक हरिद्वार गंगा में मिलाया गया, और एक अमृतसर जलियांवाला बाग कांड जहां हुआ था वहां एक कलश सुरक्षित रखा गया। ये जो वीर उधम सिंह था, इसने अपने जीवन का जो लक्ष्य पूरा किया, मिशन पूरा किया, उसको वास्तविक मान्यता भारत सरकार ने, भारत के लोगों ने, भारत के देशवासियों ने दी। मैंने प्रारंभ में कहा 19 वर्ष तक प्रतिशोध की आग में यह जलता रहा, अपने लक्ष्य को बुझने नहीं दिया। 1919 से लगा करके 1940 तक अपने लक्ष्य को अंजाम देने के बाद
इसने फांसी के फंदे को चूमा। भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए न मालूम कितने लोगों ने किस किस तरीके से अपने जीवन की आहुतियां दी है। आइए ऐसे श्रेष्ठतम वीरों को हम सब लोग भी अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और इनसे प्रेरणा लेकर के हमारा अपना जीवन भी लक्ष्य विहीन ना हो। लक्ष्य पूरित बाण है, हम पूरा चढ़ेंगे, पूरा करेंगे और हे भारत माता, हम तुम्हें फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करेंगे। आज इतना ही, अगले रविवार को फिर से मिलेंगे। नमस्कार। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।